नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों, बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि बाल विवाह का दुष्परिणाम नहीं है, यानी कि जो कम उम्र में विवाह होते हैं उसका दुष्परिणाम, बुरा परिणाम कौन सा नहीं है। जनसंख्या दर में वृद्धि, तो देखिए छोटी उम्र में विवाह होगा तो उससे क्या है कि जो अबोध रहेंगे तो उससे जनसंख्या दर में वृद्धि भी होगी। मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, तो बिल्कुल छोटी उम्र में जब विवाह कर दिया जाता है तो फिर मतलब मातृ मृत्यु दर में होगी, क्योंकि जब जनन की बात आती है तो मातृ मृत्यु दर और प्लस शिशु मृत्यु दर, ठीक है, क्योंकि उस समय की मतलब जो बालिका है वो माँ बनने की उम्र में नहीं रहती है, तो मतलब जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी ना। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर दोनों में वृद्धि आ जाएगी, ये भी दुष्परिणाम है। बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना, सही है, छोटी उम्र में विवाह कर देने से बालक बालिका उच्च शिक्षा से वंचित भी रह जाते हैं। लेकिन शारीरिक मानसिक विकास में वृद्धि नहीं होती। क्या उससे बाल विवाह करने से शारीरिक और मानसिक विकास जल्दी होता है, उससे अच्छा तो नहीं। मानसिक विकास और शरीर का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यानी यहाँ विकल्प 4 सही रहेगा मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना है तो अधिनियम कब लागू किया अपने भारत में, ठीक है। तो देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर 1, यानी कि 2 अक्टूबर 2008 को अपने देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित हेतु अधिनियम लागू किया गया। जब भी ऐसा प्रश्न देख ही रहे हैं तो एक के बजाय हम 4 चीजें सीखेंगे, ठीक है। 20 मई 1961 की बात करूं तो इस दिन दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ। 1 नवंबर 2007 की बात करूं तो इस दिन शारदा एक्ट को हटाया गया और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 2006 है वो लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। और बात करूं 18 जुलाई 2012 की, तो अपने राजस्थान में जो तंबाकू मिश्रित जो गुटके हैं, तंबाकू मिश्रित जो गुटके हैं उनका मतलब उनको बेचना, है ना, और उनका उत्पादन, भंडारण, बिक्री, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया था 18 जुलाई 2012 को। ये भी याद रखना। यहाँ फिलहाल विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। बिल्कुल सिलेबस आधारित है, पैटर्न आधारित है मित्रों। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन से यान से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ये अंतरिक्ष आपके टॉपिक नया जुड़ा है तो वहाँ से प्रश्न है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, तो इनका कौन सा यान था, किस यान से इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। कोलंबिया, सुयोज T11, वोस्टॉक 1 या उक्त में से कोई नहीं। इसको तो हटा दो, ठीक है। वोस्टॉक 1 में मित्रों जो यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। और कोलंबिया की बात करूं तो मित्रों जो कल्पना चावला है उसने यात्रा की थी इससे, ठीक है, कल्पना चावला ने कोलंबिया से। और सुयोज T11 की बात करूं तो मित्रों इस यान से प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है। तो राजस्थान जीके के इस बार काफ़ी प्रश्न होंगे, क्योंकि राजस्थान जीके जब एड ज़्यादा किया गया इसलिए। वालरा कृषि यानी कि एक स्थान पे कृषि की जाती है 2-3 साल, वहाँ पे फिर उस चीज़ को मतलब उन जंगलों को, उस खेती को जला के वहाँ पे ना फिर दूसरी जगह चेंज की जाती है ना, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये वालरा कृषि है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है, सिरोही, जालौर, पाली में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो वालरा कृषि की बात करूँ तो ये अपने राजस्थान के आदिवासी इलाके में होती है, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी में ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बांसवाड़ा है लेकिन डूंगरपुर नहीं है, यहाँ पे डूंगरपुर है लेकिन बांसवाड़ा नहीं है, यहाँ दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, यहाँ पे अपने वालरा कृषि ज़्यादा की जाती है। विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, कल्पना चावला के सम्मान में किस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया। अच्छा प्रश्न है। कल्पना चावला की जब मृत्यु हो गई तो उनके सम्मान में किस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया। तो घुमा फिरा के ये भी पूछ सकते हैं क्या नाम रखा गया, कल्पना 1। तो ये GSAT-1, माइक्रोसेट 1, मेडसेट 1 या कार्टोसेट 1। तो मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 के 30 प्रश्न देखने हैं। यहाँ पे विकल्प 3 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 5 में, यानी कि मेडसेट 1 उसका नाम रखा गया भारतीय उपग्रह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। राज्य में कृषि औजार निर्माण का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है। एक और अच्छा प्रश्न है। अपने राजस्थान में जो कृषि औजार निर्माण है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसका सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है। जोटवाड़ा जयपुर, गजसिंहपुर गंगानगर,
तीसरा विकल्प है 1 व 2 दोनों, या चौथा है मोलेला नाथद्वारा। तो मोलेला नाथद्वारा की जब बात करूँ तो वहाँ पर तो मिट्टी के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं मित्रों, ठीक है। मिट्टी के खिलौनों का काम होता है मोलेला जो नाथद्वारा, यानी कि राजसमंद में आता है, ठीक है। तो ये विकल्प हटेगा। यहाँ पे बात करूँ कृषिगत औजार निर्माण सर्वाधिक कार्य किया जाता है आपके जोटवाड़ा जयपुर और गजसिंहपुर गंगानगर, दोनों जगह आएगी, यानी विकल्प 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख कौन होते हैं। देखो राजस्थान में क्या हर राज्य में बात होती है ना, राज्य प्रशासन में ये सेम है। क्या होता है देखो, एक तो होता है विधितः प्रमुख, विदित प्रमुख है ना जो कानूनी प्रमुख होता है वो, और एक होता है कार्यकारी, ये दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कानूनी और दूसरा होता है जो कार्यकारी, ज्यादा कार्यकारी, ठीक है। अब अपने राजस्थान में तो कार्यकारी ज्यादा चर्चा में कौन आते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो राज्य में तो मुख्यमंत्री कार्यकारी रहेगा, और कानूनी कौन रहेगा, राज्य का राज्यपाल रहेगा मित्रों, ठीक है। मुख्यमंत्री संभागीय आयुक्त महाधिवक्ता नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री कार्यकारी में आ जाएगा, ठीक है। कानूनी यहाँ पे कौन आ जाएगा, राज्यपाल, ये तो आएंगे राज्य में ना। अगर बात करूं केंद्र की, तो केंद्र में कार्यकारी कौन होगा, प्रधानमंत्री, और कानूनी कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। यही होता है। तो फिलहाल विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 देखिए, राजस्थान में वृहद स्तर पर डेयरी व्यवसाय किस रूप में संचालित है। आपको पता है डेयरी व्यवसाय जो दूध का चलता है वो बृहद स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर चलता है ये काम। तो ये किस रूप में संचालित है, साझेदार, सहकारिता, कंपनी प्रारूप या एकांकी स्वामित्व। अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों आपको बता दूं डेयरी व्यवसाय की बात करूं तो ये चलता है सहकारिता रूप में संचालित है अपने राजस्थान में। विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। देखो उपभोक्ता संरक्षण आयोग का पूछे अपने अगर भारत में, तब तो इसका बता दूं मैं 24 दिसंबर 1986 को तो हुआ, 24 दिसंबर 1986 को तो गठन हुआ, ठीक है। और लागू कब हुआ तो गौर करके सुन लेना, क्योंकि बहुत बार ज़्यादातर बालक ये मानते ही नहीं है चीज़, लेकिन ये बिल्कुल लक्ष्य गाइड में दे रखी है। 15 अप्रैल 1987 इस दिन तो हुआ देश में लागू, ठीक है, ये लागू होने की तिथि है। और इस दिन हुआ था देश में गठन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण आयोग का। अब बात की जा रही राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में कब हुआ, 13 जुलाई 1986, 1 जनवरी 1988, 26 मई 1988 या 15 मार्च 1989। तो सही विकल्प रहेगा विकल्प नंबर 3, है ना। 26 मई 1988 को राजस्थान में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 फैक्ट प्रश्न बने हैं, तीनों के तीनों याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। शानदार प्रश्न है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे ईवीएस में, है ना। प्रश्न देख लेना एक बार खूब है, ये प्रश्न बिल्कुल आ रहे हैं एग्जाम में। अभी जो कलाम का प्री रेट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी काफ़ी कमेंट भी आए हैं, देख लेना बिल्कुल, वहाँ से प्रश्न आए हैं साइको में और है ना संस्कृत में, हिंदी में, वहाँ से एज इट इज़ अपने जो वीडियो में है। अभी पिछले 3-4 दिन पहले की बात करूँ, हिंदी शिक्षण वीडियो का जो वीडियो, वहाँ से 2 प्रश्न आ गए, ठीक है। तो प्रश्न आएंगे बिल्कुल, है ना। तो देखो प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई, एक और शानदार प्रश्न है ना। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रश्न ऐसे है मित्रों जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई, डाक विभाग, रेल विभाग, उद्योग विभाग या कृषि विभाग। तो सही उत्तर रहेगा मित्रों प्रोजेक्ट एरो में विकल्प नंबर 1 प्रश्न संख्या 10 में, यानी कि डाक विभाग द्वारा प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत की गई ताकि उनका जो कार्य है वो मजबूत बने और जो डाक विभाग है उसकी नई पहचान बने, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। राजस्थान का गांधी कहा जाता है मित्रों, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है एक और, राजस्थान का गांधी जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है वहां से है। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज नहीं, जमनालाल बजाज को तो उपाधि दी गई है गांधी जी का 5वां पुत्र, ठीक है। अगर पूछे कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा गया, जमनालाल बजाज को याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। गोकुलदास असावा नहीं होगा। अर्जुनलाल सेठी ये राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी था, जयपुर में इनका जन्म हुआ, अभी हमने पिछले वीडियो में इनसे संबंधित मैंने प्रश्न डाल रखा है, ठीक है। और गोकुल भाई भट्ट, यानी कि जो मोस्ट होंगे वही विकल्प में आएंगे। अर्जुनलाल सेठी का मैंने वहाँ प्रश्न मैंने बनाया था, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी यहाँ विकल्प में। गोकुल भाई जो भट्ट है मित्रों ये राजस्थान के गांधी कहलाएंगे, चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं,
ये संचय जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? पश्चिम राजस्थान यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर मुख्य रूप से यही आता है। तो वहाँ पे जो जल वर्ष घरों में करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। वर्षा जल कहाँ पे? घरों में। यहाँ से घरों में से क्या है कि बहुत बार अंतर होता है, जैसे टांका जल, पालर पानी, बरखा जल या खड़ीन जल। अब देखो खड़ीन भी हो सकता है, यहाँ पे खड़ीन में भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो खड़ीन जल भी कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं खड़ीन मुख्य रूप से तो जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर में पालीवाल जो ब्राह्मण थे ना जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण, उनका नाम आता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया था, ठीक है, पालीवाल ब्राह्मणों ने मुख्य रूप से, ये देख लेना आप कहीं पे, ठीक है। जैसलमेर संबंधित है। लेकिन ये खड़ी ने ना ये घरों में नहीं बनाई जाती, वरना ये विकल्प 4 भी सही हो सकता है ना, इस पर भी आप कन्फ्यूजन हो सकते थे। लेकिन ये घरों में नहीं होती, ये होती है जहाँ पे मतलब जो घाटियाँ वगैरह होती है ना, मतलब कि जहाँ पे मिट्टी का अपर्दन हो वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। बरखा जल नहीं कहेंगे इसे, टांका जल भी नहीं, इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं पालर पानी, ठीक है। क्या बोलते हैं? पालर पानी। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। शानदार प्रश्न है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में केवल शाकाहारी पदार्थों का प्रयोग हुआ उनकी पैकिंग पर किस रंग का निशान बनाना आवश्यक है? देखो जो भी वस्तुओं का आप उत्पादन आप लाओगे, उस चीज़ को खरीद कर या उत्पादन होता है, तो उसमें पैकिंग पर है ना निशान बना रहता है, निशान या फिर गोला होता है, तो वो किस रंग का होता है? तो यहाँ पूछा है केवल शाकाहारी पदार्थों की, ठीक है। केवल शाकाहारी, आपको बता दूं लाल, पीला, हरा या काला। तो केवल जो शाकाहारी होता है ना मित्रों, उस पर लाल रंग का निशान या गोला बनाना आवश्यक होता है, पैकिंग पे होता है केवल शाकाहारी पे, ठीक है। बाकी बात करूँ मैं मित्रों, सॉरी मित्रों, जो लाल कलर नहीं होगा, इसमें होगा हरा कलर, ठीक है। हरा रंग होगा मित्रों इसके लिए समा, ठीक है। हरा रंग होगा वो तो शाकाहारी के लिए आएगा, ठीक है। जबकि मित्रों जो लाल रंग का जो निशान बनाया जाता है ना, ये बनाया जाता है जो मांसाहारी वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, उससे संबंधित, ठीक है। ये याद रखना। यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है, हरा होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता किसे कहते हैं मित्रों? नाम जब आपने देखा होगा, यहाँ विकल्प देखो तो पता चलेगा। वन्य जीवों के विविध रूप, यानी केवल वन्य जीव से। वनों में पाए जाने वाले विविध पेड़ पौधों के रूप से। यहाँ केवल पेड़ पौधे आए, यहाँ केवल वन्य जीव आए, यानी दोनों विकल्प तो ये हटेंगे। क्यों? आगे देखो। पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ये तो वापस वही चीज आ गई ना, तो इसको भी हटा दो। प्रकृति या पृथ्वी कुछ भी आ सकता है, वहाँ पे सभी प्रकार के प्राणी भी आएंगे, ठीक है, और पेड़ पौधे भी आएंगे। ये चीज क्या है? ये जैव विविधता कहलाएगी। प्रश्न संख्या 14 में चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। सरल सा प्रश्न था 14वां। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम पंचायती राज को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या जयनारायण व्यास? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि पंचायती राज नए भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16। पर्यूषण पर्व, सुगंध दशमी एवं पड़वा ढोक इत्यादि त्योहार किस समाज में मनाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। हिंट कहीं ना कहीं मिलेगा। सुगंध दशमी, पड़वा ढोक नहीं देखा होगा। मुख्य रूप से आपने पर्यूषण पर्व तो देखा ही होगा ना। पर्यूषण पर्व ये सारे हैं जैन समाज के मित्रों, ठीक है। जैन समाज में बड़ी धूमधाम से विशेष तौर पे पर्यूषण पर्व, सुगंध दशमी, पड़वा ढोक, महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती, ये चीज़ें, ये त्यौहार हैं उनके मनाए जाते हैं, ठीक है। सिंधी समाज की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आता है चेट्टीचंड, ठीक है, एक आता असूचंड, एक आता थदड़ी। चेट्टीचंड, असूचंड, थदड़ी ये सिंधी समाज के, ठीक है। सिख समाज की बात करूँ तो वही है, जैसे गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद जयंती, ये जयंतियाँ तो मनाई जाती है ना। इसके अलावा जैसे लोहड़ी, वैसाखी, ये भी मनाए जाते हैं त्यौहार, ठीक है। और ईसाई समाज के जैसे गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर होता है, नवरोज जो पारसियों का तो ईसाई में आता है, ठीक है, और क्रिसमस डे, ये ईसाई समाज में मनाए जाते हैं। यानी चारों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न मैंने बना दिया है। प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। शानदार प्रश्न है। दींगा गंवर बेंतमार मेला जोधपुर में कब आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो, पटवारी एग्जाम जो 2016 था उसमें आया था। दींगा गंवर बेंतमार मेला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वापस यहाँ पूछा है जोधपुर में ये कब आयोजित होता है। पूछने का मतलब एक तो ये देखो प्रसिद्ध मेला है तो आपको पूछ सकते हैं, तो एक प्रश्न तो वहाँ से कंप्लीट होगा कि भाई एक चीज़ बेनिफिट ये रहेगी, ठीक है। दींगा गंवर बेंतमार मेला घुमा के पूछ लेंगे, तिथि नहीं पूछे कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में, ठीक है। सुमलित युग में पूछ सकते हैं, जोधपुर में। याद रखना दींगा गंवर बेंत मेला जोधपुर में कब होता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को ये आयोजित होता है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और प्रश्न बना रहे, देखो ज्येष्ठ अमावस्या की बात करूं तो जो सीताबाड़ी का मेला है ना,
सीताबाड़ी का मेला वो लगता है इस दिन, ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी का मेला ये लगता है 12 जिले में, केलवाड़ा स्थान है वहाँ पे, याद रखना। भाद्रपद अमावस्या को लगता है रानी सती का मेला झुंझुनू में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को 2 बड़े मेले लगते हैं अपने राजस्थान में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को 2 मेले लगेंगे। सबसे बड़ा मेला होगा कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला, वो होगा कोलायत में कपिल मुनि जी का मेला, ठीक है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, दीपदान वहाँ का प्रसिद्ध होता है, और दीपदान का तो जीवन में विशेष महत्व है। फ्री टाइम में आप भी कर सकते हो, मेरा अनुभव है, बिल्कुल सकारात्मकता मिलती है जीवन में, ठीक है। लाभ मिलता है बहुत ज़्यादा दीपदान का, ठीक है। दीपदान सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है दीपदान? अपने राज्य में कोलायत, जहाँ कपिल मुनि का मेला बढ़ता है वहाँ। और कार्तिक पूर्णिमा को एक और मेला लगता है, वो लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, जिसका नाम है चंद्रभागा मेला। 4 से 5 प्रश्न तैयार हो गए। विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 17वें में। चलिए प्रश्न संख्या 18वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 18वां जो नया टॉपिक है पर्वतारोहण, वहां से आया है। पर्वतारोही जो होते हैं वो क्रेम्पोन नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं भाई? क्रेम्पोन उपकरण कहाँ पहनते हैं? वो गले में पहनते हैं, कमर पर रस्सी को मजबूत करने में, पैरों के जूतों में, या किसी भी जगह? तो मित्रों किसी भी जगह नहीं पहन सकते है ना, कमर पर रस्सी को मजबूत करने में भी नहीं पहनते, गले में भी नहीं पहनते, वो पहनते पैरों के जूतों में, ताकि वो बर्फ से फिसले नहीं, बर्फ से फिसलने में सुरक्षा, ठीक है, इसीलिए वो पैरों के जूतों में पहनते। इससे संबंधित पिछला प्रश्न एक और था, नुकीली किलो है ना, वो भी वहां पे होती, ठीक है। तो विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 18वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे मित्रों। शानदार प्रश्न है सभी, नए टॉपिक जो है उन पे भी सारे प्रश्न देखो आगे और आएंगे, लोक देवता चित्रशैलियों के प्रश्न ना, यानी कि जो नए टॉपिक है उनसे भी प्रश्न है, और जो पुराने टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां से भी प्रश्न है मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं आगे और क्या है। प्रश्न संख्या जो 19 है वो क्या कहता है मित्रों? मधुपर्क नामक रीति रिवाज किस अवसर से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को मैंने घुमा दिया है मित्रों, है ना, प्रश्न को मैंने घुमा दिया है। मधुपर्क का रीति रिवाज देखो, जन्म, विवाह, मृत्यु या उक्त कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका उत्तर विकल्प 2 यानी कि विवाह पे होता है मधुपर्क। अब आप कहोगे विवाह तो देखें लेकिन मधुपर्क नहीं देखा। मित्रों जो मधुपर्क का दूसरा नाम है सामेला, सामेला बोला ना पा, तो सामेला ये विवाह पर ही तो मनाया जाता है भाई, है ना। तो बस प्रश्न को घुमा दिया है, बाकी बुक में आ रखा है बाकायदा मधुपर्क सामेला को कहा जाता है जो विवाह के अवसर पर मनाया जाता है मित्रों। यहाँ विकल्प 2 सही है आपके, ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। लीजिए, ये मैंने कहा नए टॉपिकों से भी प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल लिए गए ना, नए टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 20 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, किन 2 लोक देवताओं की फड़ वाचन में, किन 2 लोक देवताओं की फड़ वाचन में रावण हत्या का प्रयोग होता है? शानदार प्रश्न है, यहाँ पे घुमाया हुआ प्रश्न है भाई। रामदेव जी और गोगा जी, तो गोगा जी की फड़ नहीं बांची जाती, याद रख लेना, ठीक है। इस ऑप्शन से हटा दूं एक तो, और एक इससे हटा दूं मैं, 2 विकल्प बचे भाई साहब, सरल हो गया ना प्रश्न, 50% हो गया 100 में से, ठीक है। देवनारायण जी रामदेव जी या पाबू जी या रामदेव जी? मुख्य रूप से देवनारायण जी की बात करूं तो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो करते हैं, लेकिन फड़ में इनके जंतर काम में लिया जाता है, याद रखना जंतर काम में लिया जाता है। अपने राजस्थान में इनके 4 मंदिर हैं, वो कभी और जिक्र करूंगा मैं, ठीक है। या फिर यह है कि प्लेलिस्ट में जाइए आप, पर्यावरण अध्ययन का जो प्लेलिस्ट है वो खोलिए, वहाँ पे लोक देवता के 2 टॉपिक मैंने 2 पार्ट में पहले ही ये पूरा टॉपिक करवा दिया, वहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हो। वहाँ पे प्रश्नों के रूप में सारा पूरा है जो टॉपिक है वो क्लियर करवा दिया, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देवनारायण जी जंतर हो जाएगा तो फिर ये विकल्प ही हट जाएगा, यानी चौथा विकल्प सही है मित्रों, यानी कि पाबू जी, जिनके कौन होते हैं? नायक जाति, ठीक है, या थोरी जाति, या जिनको रेबारी या देवासी बोलते हैं, या फिर आयड़ जाति, है ना, कुछ भी नाम आ सकता, नायक, थोरी, आयड़, रेबारी, इतना कोई नहीं बताएगा मित्रों, ठीक है। चारों जातियों के नाम आते हैं अलग अलग, ये चारों जातियाँ पाबू जी की आराध्य देव है पाबू जी इनके, ठीक है, ये इनके भक्त के रूप में होते हैं। पाबू जी की फड़ में रावण हत्या का प्रयोग होता है। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ है ज़्यादा मुख्यतः नहीं है। पाबू जी की फड़ पूछे तो सबसे लोकप्रिय फड़ भी होगी, सबसे लोकप्रिय फड़, ठीक है। रामदेव जी पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अपने जैसलमेर और बीकानेर है ना वहाँ पे बाँची जाती है, ठीक है। कामड़ जाति के भोंपे बाँचते हैं, और ये मुख्य रूप से मेघवाड़ होते हैं, बाम्बी, चमार, कोली, बलाई, इन जातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, ठीक है। तो विकल्प चौथा सही रहेगा मित्रों यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 21 पे चलेंगे। शानदार, देखिए एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जितना हो रहा है, शानदार एक्सप्लेन, शानदार प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ? अच्छा प्रश्न।
किशनगढ़ जो शैली है उसका चहुमुखी विकास है किसके शासनकाल में हुआ? सावन सिंह, तेज सिंह, निहाल चंद या जय सिंह? देखो किशनगढ़ शैली सबसे सुंदर शैली है, ठीक है। इसका चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में? तो सावन सिंह या जिसे नागरीदास कहा गया, ये तो राजा था तो इसका शासनकाल था उस समय, ठीक है। जबकि तेज सिंह नहीं था मित्रों, जय सिंह भी नहीं था, निहाल चंद है, इसके अलावा मोर ध्वज है, इसके अलावा सूर ध्वज है और इसके अलावा एक भंवरलाल है। चारों के चारों चार बड़े चित्रकार, ये तो चित्रकार में आ जाएंगे, ठीक है। ये चार बड़े चित्रकार हुए थे इसके। और चित्र कौन से? चित्र दो है, एक तो बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है और एक है चांद की या चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र, ऐसा है, ठीक है। तो ये दो यहाँ के प्रसिद्ध चित्र है। नागरीदास सावन सिंह का राजा था, निहाल चंद, मोर ध्वज, सूर ध्वज, भंवरलाल प्रमुख चित्रकार हुए थे। विकल्प एक सही रहेगा प्रश्न संख्या 21 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 22, लीजिए। खतरनाक से खतरनाक प्रश्न है, दमदार, देखते ही मजा आ जाएगा। राज्य में प्रसिद्ध हेरंब गणपति की मूर्ति कहाँ स्थित है? गणपति है ना 3-4 प्रकार के है ना, सारों के सारों रट लेना, ठीक है, या मैं बता दूंगा, है ना। राज्य में प्रसिद्ध हेरंब गणपति की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जालोर, पाली? पाली को हटा दो, जालोर को हटा दो, दो विकल्प रखूंगा मैं, जोधपुर या बीकानेर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हेरंब गणपति की मूर्ति मित्रों बीकानेर में। अगर पूछे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? तो वो बीकानेर में है और उसी मंदिर में हेरंब गणपति जी की मूर्ति है, ठीक है। ये 33 करोड़ देवी देवता है ना, उनका मंदिर पूछे तो बीकानेर बताना, और 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर साल पूछे, साल कहाँ है? तो मित्रों वो है मंडोर, जोधपुर में, ठीक है, मंडोर जोधपुर में है। विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 22 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। छोटी आंत के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? छोटी आंत है जिसे शुद्रांत्र बोला जाता है, ठीक है। बृहदांत्र तो बड़ी जो आंत होती है उसके दो भाग होते हैं, बृहदांत्र और एक मलाशय, इन दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो बृहदांत्र को हटा दो, पित्तवाहिनी भी नहीं होगा। छोटी आंत का अग्रभाग कहलाएगा मित्रों ग्रहणी, ठीक है। और ईलियम, छोटी आंत का आगे का भाग ग्रहणी कहलाएगा और जो शेष भाग होगा वो कहलाएगा मित्रों ईलियम, ठीक है। फिलहाल प्रश्न संख्या 23 में विकल्प 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। मानव शरीर में रुधिर का लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव शरीर में जो रुधिर है, रक्त है, उसका लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? देखो मानव शरीर में जो रुधिर होता है उसका जो प्लाज्मा होता है वो होता है मित्रों 55%। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा 55% होता है मानव शरीर में रक्त का, ठीक है। रक्त का 55% प्लाज्मा होता है और जो प्लाज्मा है इसका 92% भाग तो जल से बनता है और 8% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। देखो पसलियों की संख्या, खोपड़ी की, है ना, ये सारी मैंने पसलियों की, अस्थियों की, खोपड़ी की, ये जो मतलब खोपड़ी में अस्थियां हैं या पसलियां हैं, मानव शरीर में मांसपेशियां, ये सारे प्रश्न पिछले 2 प्रश्न पिछले वीडियो में भी थे। तो ये सारे प्रश्न ऐसे ऊपरी ऊपरी तौर पर याद कर लेना। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8, 20, 36, 40 मित्रों 8 होती है, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां 8 होती है। विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 25 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का रूप है? अच्छा प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत है ये। त्वरित ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। इसमें स्टार्च भी आता है, शर्करा भी आएगी, सेलुलोज भी आएगी, है ना, याद रखना, ठीक है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है 37 किलो जूल ऊर्जा पर ग्राम पे और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 17 किलो पर ऊर्जा। लेकिन त्वरित ऊर्जा का पूछे तो कार्बोहाइड्रेट बनाना। चौथा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 26 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कहता है मछलियों के हृदय की विशेषता। अच्छा प्रश्न है। मछलियों का जो हृदय है उसकी विशेषता क्या है? इसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं या इसमें रक्त नहीं होता है? तो रक्त नहीं होता, ये तो गलत है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या दोनों? तो दोनों भी नहीं होते, ये भी हटा दो। अब विकल्प आप कंफ्यूजन इसमें होंगे, विकल्प 1 करूँ या 2 करूँ, है ना। तो मछलियों के हृदय में आपको पता होगा नहीं है तो जान लेना, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता है मित्रों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 27 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 है रेगिस्तान का सांगवान किस वृक्ष को कहते हैं? सारे शानदार प्रश्न हैं। रेगिस्तान का सांगवान किस वृक्ष को कहते हैं? और जो ऑप्शन बनाता हूँ वो भी मैं कंफ्यूजन वाले, ठीक है, और बेनिफिट वाले। खेजड़ी की बात करूँ ना तो इसे रेगिस्तान का या फिर राजस्थान का, रेगिस्तान या राजस्थान एक ही चीज़ है। एक मतलब राजस्थान राज्य है, रेगिस्तान इसी में राजस्थान में होता है, ठीक है। रेगिस्तान या राजस्थान का अगर कल्प वृक्ष पूछे मित्रों, क्या कल्प वृक्ष, तब तो बताइए खेजड़ी है, ठीक है।
यूकेलिप्ट तो शायद आई थिंक इसमें जहर वगैरह ज़्यादा होते हैं या ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब दुश्मन वगैरह, पेड़ पौधों का दुश्मन। अगले वीडियो में बताऊंगा पूरा कंफर्म करके। रोहिड़ा या सागवान, देखो यहाँ सागवान नाम है इसलिए मैंने भ्रमित करने के लिए सागवान दिया, इसको हटाओ। रोहिड़ा जो अपना राज्य पुष्प है राजस्थान का, इसे रेगिस्तान का सागवान है कहा जाता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 28 में। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। ये नया टॉपिक है आपके बिल्कुल। पचपदरा झील किस जिले में स्थित है ना, पचपदरा। पचपदरा और पहले इसे कहते थे पंचभद्रा, ठीक है, अभी वर्तमान नाम इसका पचपदरा है। खारे पानी की मुख्य रूप से झील है मित्रों। कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े रे, वाटर की याद कर लेना, खारे पानी और कुछ नहीं है ना, डीप में कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। पचपदरा झील है जयपुर में, जयपुर में तो सांबर झील आ जाती है, नागौर में डीडवाना झील आती है खारे पानी की, जोधपुर में नहीं आएगी। पंचभद्रा झील हो जाएगी मित्रों बाड़मेर में, ठीक है। विकल्प दूसरा सही है प्रश्न संख्या 29 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान जिसे बोला जाता है आफरी, ठीक है। आफरी काजरी दोनों के दोनों मित्रों जोधपुर में स्थित है। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड यानी शुष्क, फॉरेस्ट यानी वन, रिसर्च यानी अनुसंधान, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। आफरी ये शुष्क वन अनुसंधान भी आ सकता है, आफरी भी पूछ सकते हैं, जोधपुर जिले में स्थित है, याद रखना। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। सारे के सारे पूर्णतः रीट के सिलेबस पे प्रश्न आधारित थे मित्रों। आशा करता हूँ वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अच्छा लगा उतना ही अपने भाइयों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं बिल्कुल कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव देना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है, कमेंट में कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।